तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो जहां पे आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपके पास डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये है कि हमने पहले ही देख लिया है कि एक जो एटम होता है उसके अंदर 3 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, राइट। अच्छा, उनका नाम जो था आपके पास वो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या क्या नाम थे आपके पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 आपके पास नाम थे, जिसमें आपके पास एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे। बीच में आपके पास न्यूक्लियस रहता है ना? क्या रहता है आपके पास? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखने को मिलता था। यह भी मॉडर्न टाइम पे हमें जो पता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाहर में आपके पास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में आपके पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह की कहानी अभी के टाइम पे हमें पता है। तो ये जो चीज़ें हमें पता है वो कैसे पता है ना? उससे पहले क्या हमें इनके बारे में पता था? नहीं पता था। धीरे 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 किस तरीके से हमें पता लगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट कर देते हैं फटाफट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यस, कहाँ से? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये बात है आपके पास लगभग 1898 के आसपास की। ये जो है वो आपके पास वो बात है, शायद जहाँ तक मुझे याद है 1897 की। ठीक है, 1897 की बात है। उस टाइम की बात है। डिस्कवरी किसने करा है? तो जे थॉमसन का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जे थॉमसन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ट्राई किए, लेकिन लास्ट में पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो ये ले गए। मतलब फाइनल रिजल्ट के बारे में जो बताएगा वही भैया लेकर जाएगा अपना क्रेडिट। तो इन्होंने बताया था तो इन्होंने अपना क्रेडिट ले गए थे और इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी, जिसकी वजह से इनको ऑफकोर्स मिलना ही चाहिए श्रेय। तो चलिए, तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो जे थॉमसन जी ने क्या क्या किया था, उन सारी चीज़ों को हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली अभी इसको बना के नहीं दिखा सकता ऑफकोर्स, तो हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ये ये जो डायग्राम है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला चैम्बर करना है, ग्लास ट्यूब कहते हैं इसको। और इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसा पंप लगाया गया है जो सारे हवा को बाहर निकाल दे, यहाँ से सारे एयर को बाहर फेंक दे। मतलब एक तरीके से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, इवन एयर भी नहीं होते हैं। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं था तो एयर ही था, तो एयर को भी पंप करके बाहर निकाल दिया गया है। जैसे आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं वैक्यूम क्लीनर, राइट। सेम यहाँ पे वही काम किया गया था। तो यहाँ से जितने भी अंदर एयर थे उसको क्या कर दिया गया? बाहर। यहाँ पे जो एयर थे वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए 100% यहाँ पे लगभग ना के ही बराबर होता है। कुछ ना कुछ एरर जो चीज़ें में है वो आ ही जाता है। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि माइनर सा गैस, कोई सा भी टाइप ऑफ गैस इसके अंदर रह गया था, थोड़ा सा रह जाता है, कंप्लीटली 100% जो है वो खाली नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। इस सेटअप में आगे और हमें देखा गया था कि 2 प्लेटें लगाई गई थी, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, एक प्लेट का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। इन दोनों को कंबाइनली एक साथ बोलते थे, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो आप जनरली एक सेल देखते हैं, उस सेल के अंदर आपने देखा हुआ एक साइड प्लस का रहता है, एक साइड माइनस का रहता है। सेम वही कहानी यहाँ पे जो आपके पास सेटअप किया गया है। अच्छा, जो कैथोड प्लेट है यहाँ पे वो नेगेटिव का रहता है और जो एनोड प्लेट है वो आपके पास पॉजिटिव का रहता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। ओके, चलिए आगे की बात करते थे। इन दोनों प्लेटों को, मेटल प्लेट है ये, दोनों प्लेटों को क्या किया गया है? यहाँ पे एक बैटरी से हाई वोल्टेज टेंशन से जो है कनेक्ट किया गया है। लगभग 10,000 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा भी है आपके पास यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे बैटरी हमने ऐसा लगाया है जो बहुत ज़्यादा हाई टेंशन दे, एक सोर्स है। और यहाँ पे हमने एक की लगा दिया है, जहाँ पे डॉट लगा देंगे तो ये क्लोज हो गया, मतलब करंट पास हो रहा है। और अगर इसको डॉट को हटा दिया तो करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कहानी है आपके पास सेटअप की। ये प्लस और ये माइनस 2 ऐसे प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसका हम आपको बाद में बताएंगे कि यूज़ कैसे है। उसके बाद आगे अगर आप इसी सेटअप में देखेंगे
तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ रेड कलर से इस तरीके से मैंने एक स्क्रीन बना रखा है जिनको कहा था ZnS। ZnS का मतलब होता है जिंक सल्फाइड। ZnS का क्या मतलब है आपके पास? जिंक सल्फाइड, राइट। अच्छा, ये जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल रहता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो, अगर उसके ऊपर फॉल करता है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो वहाँ पे ग्लो होगा, है ना, कुछ चमकेगा, कुछ ब्राइटनेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लगाई गई। फ्लोरेसेंट मटेरियल रहता है ये। फ्लोरेसेंट मतलब जो लाइट को ग्लो करवाए, ठीक है, इतनी बात। जब आपके पास चार्ज पार्टिकल जो उसके ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। इसी सेटअप में आपको और थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि इस वाले प्लेट में यहाँ पे होल किया गया है, 1 2 3 4 जितने भी आप दिखा सकते हो दिखा दीजिए, प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए। वो कहानी है आपके पास, वो क्यों किया गया है वो हमें आगे जो है वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है, इतनी बात। इतना कुछ करने के बाद जब इन्होंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, बोले तो सर्किट क्लोज हो गया, तो करंट जो है फ्लो करना शुरू कर दिया। करंट जो है फ्लो करना शुरू कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये आई करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है। करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, इतनी बात, ओके। चलिए, करंट इधर जाता है, लेकिन हमें अभी के टाइम पे वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जाता है ना। करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये अभी हमें मॉडर्नली पता है, बट पहले तो नहीं पता था। अभी तो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही कर रहे हैं। तो चलिए, डिस्कवरी कैसे हुआ उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज दिया, उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि अंदर तो कुछ नहीं था, यहाँ पे एक प्लेट था, यहाँ पे भी एक प्लेट था। अच्छा, प्लेट के पहले बार में ही ऐसा नहीं किया गया था कि भाई यहाँ फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया गया या फिर यहाँ पे प्लेट में होल कर दिए गए थे, नहीं। वो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आइडिया मिलता गया, हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या करा, इस प्लेट में यहाँ पे होल किया, यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इसके अंदर मटेरियल के अंदर, ये जो प्लेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो क्या इफेक्ट दिखाता है, बस वो देखने के लिए यहाँ पे होल कर दिया और यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि हाँ भाई इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। और सेम एज इट इज़ वैसा ही हुआ, इस मटेरियल के अंदर से कुछ रेज निकले। ये जो रेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये वाले बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए रेज यहाँ से निकले हैं। हालांकि यहाँ पे विजिबल नहीं था, ये जो रेज है यहाँ पे बिल्कुल भी विजिबल नहीं था। अच्छा, विजिबल कैसे हुआ, तो विजिबल कराने के लिए इन्होंने यहाँ वाले, ये जो कैथोड है, सॉरी एनोड है, उस एनोड में होल कर दिए, और होल करने के बाद कुछ रेज यहाँ से बाहर निकले और सीधा फ्लोरेसेंट मटेरियल पे जाके टकरा गए। और जैसे वहाँ पे टकराया वैसे वहाँ पे ग्लो हुआ। अब एक बार यहाँ पे बंद प्लेट लगाया तो देखो वहाँ पे कुछ ग्लो नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे होल वाले प्लेट लगा दिए तो वहाँ पे ग्लो हो रहा है। यहाँ से उनको एक आइडिया मिला कि हाँ भाई 100% कुछ ना कुछ यहाँ से रेज जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ पे जाकर टकरा रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से जो क्योंकि ये कैथोड रहा, तो यहाँ से जो रेज निकल रहे थे उनको कहा जाता है कैथोड रेज। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, विलियम क्रुक्स करके एक केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1878 में ही कैथोड रेज की डिस्कवरी कर दी थी। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए कैथोड रे के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उनको पता था कि यहाँ से रेज निकलेंगे, और यही रीज़न था कि यहाँ पे प्लेट में होल मारा, इधर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाया। क्यों? ताकि वो कैथोड रेज के नेचर को जान सकें कि वो किस टाइप का किस नेचर का है आपके पास। बस जे थॉमसन ने नेचर जाना, उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और अपना काम ख़त्म किया, अपना बोरिया बिस्ता बंद किया, चलो भैया हमने डिस्कवरी कर दी। ये कहानी था। उससे पहले ही विलियम क्रुक्स ने 1878 में उन्होंने पहले ही बता दिया कैथोड रे के बारे में कि यहाँ से कुछ ना कुछ रेज निकलते हैं, है ना। जैसा कि देखिए, अगर किसी भी चीज़ में किसी ने महारत हासिल करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी ने महारत हासिल करी है। उससे पहले ना जाने कितने साइंटिस्ट ने कितना कुछ उसके पीछे अपना पूरा टाइम लगाकर डिस्कवरी करी होंगी, लेकिन वो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनका नाम आज हम नहीं लेते हैं, हम नहीं जानते हैं। बट जिन्होंने फाइनल कंक्लूजन बता दिया उसका आज हम नाम जानते हैं,
ठीक है ना। तो जे थॉमसन ने यही करा, कैथोड रे के बारे में उनको पहले से मालूम था, तो कैथोड रे के बस नेचर जाना, उन्होंने नेचर जानने के लिए होल मारा, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, सीधा वहाँ पे ग्लो कर गया। अब इन्होंने, क्योंकि कैथोड रे से निकल रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा, कैथोड एक नेगेटिव प्लेट है, तो इन्होंने बोला क्योंकि, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कैथोड रेज नेगेटिव प्लेट से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो भी चीज़ें निकल रही हैं, रेज पार्टिकल्स जो भी निकल रहे हैं, वो 100% नेगेटिव नेचर के होंगे, है ना, नेगेटिव नेचर के होंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ से बता दिया। अब आगे की बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास्ड एट वेरी लो प्रेशर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अंदर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया था, वैसे भी अंदर का प्रेशर कम हो ही गया था, क्यों, क्योंकि अंदर के सारे हवा को बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है ना। तो इसके वेरी लो प्रेशर है आपके पास, ठीक है, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। दूसरा कहा जाता है रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड इज नॉन एज कैथोड रेज एंड द पार्टिकल्स आर नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इतनी तो आपको बात समझ में आ गई कि कैथोड रेज कैथोड से निकल रहे हैं और उसको पार्टिकल नेचर का देखा गया था। तो इनके बेस मेनली जो जे थॉमसन ने पढ़ा है इनके नेचर के बारे में, कैथोड रे के नेचर के बारे में, तो उसके नेचर में क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर उन्होंने उसी को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, और ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, चीज़ों को समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि कैथोड नेगेटिव प्लेट से निकल रहा था, तो इन्होंने उसका नाम दे दिया नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो भी है रेज है पार्टिकल्स उसको नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो उसको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके और भी नेचर जानने की कोशिश करने लगे, और भी नेचर जानने की कोशिश करने लग गए। आगे कहा जाता है ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उन्होंने साफ साफ देख लिया कि कैथोड से निकल रहे हैं एनोड पे जा रहा है, तो ये इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है। कहा जाता है नॉट विजिबल बट सीन बिहेवियर ऑन जिंक सल्फाइड, ये चीज़ हमने आपको बता ही दिया कि बीच में इस वाले ट्यूब के बीच में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हमें बीच में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जिंक सल्फाइड के स्प्रिंग में वो हमें ऑब्जर्व हो रहे थे। नेक्स्ट आपके पास कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब होता है कहीं फोर्स लगा दिया, है ना। मैकेनिकल का मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक तरीके से फिजिकली कांटेक्ट की बात होती है ना। जैसे मैकेनिकल शॉक का मतलब हमने यहाँ पे मारा ऐसे करके तो आपको शॉक लगा, तो उसको मैकेनिकल शॉक कहते हैं। तो मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब फोर्स लगा रहा है। अब कौन फोर्स लगा रहा है वो चीज़ समझते हैं। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, भाई साहब कैथोड रेज फोर्स लगा रहा है। अब कैथोड रेज कैसे फोर्स लगा रहा है, उनके लिए जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा फैन रख दिया, छोटा सा फैन ना, या फिर किसी भी चीज़ का प्लास्टिक का बना के ऐसे करके, और मूवेबल था, यहाँ पे रख दिया। जैसे यहाँ से रेज बाहर निकला और इसके ऊपर पड़ा, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर पड़ा, किसके ऊपर, फैन के ऊपर, छोटे वाले फैन के ऊपर, फैन रोटेट करना शुरू कर दिया। आए हाय हाय, यहाँ से उन्होंने बता दिया कि जो कैथोड रेज हैं वो मैकेनिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात कि वो फोर्स भी लगाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि ये सिर्फ रेज नहीं है कि ये वेव के फॉर्म में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल नेचर के हैं, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो माइनस वाले हैं। यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और वो पार्टिकल है। समझ में आती है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और एक चीज़ और पार्टिकल नेचर को, इसको आप एक और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं छठे के जगह पे कि ग्रुप ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कास्ट शैडो। यहाँ से हमें थोड़ा सा इसके पार्टिकल नेचर का और पता चलता है। जैसे हम हैं पार्टिकल नेचर के, हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उसका शैडो कास्ट होता है। यहाँ पे दिख रहा है, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। मेरी शैडो दिख रही है क्या, लेट मी चेक, फिलहाल तो नहीं दिख रही है मेरी शैडो, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी शैडो कास्ट होती है तो हम क्या हैं, वो पार्टिकल नेचर के हैं। तो उन्होंने देखा कि जब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, शैडो बना रहे थे। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये पार्टिकल नेचर के हैं। तो पार्टिकल नेचर को प्रूव कर दिया ये दो पॉइंट। कौन से पॉइंट, एक तो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करके, दूसरा शैडो कास्ट करके, मतलब शैडो बनाकर। समझ में आ गई इतनी बात। ये पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला पॉइंट समझाने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगाए थे हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेचर को ही जानना था बेसिकली इनको, कैथोड रे के नेचर क्या क्या है। तो नेचर को जानने के लिए इन्होंने क्या करा, ऊपर पॉजिटिव प्लेट और नीचे नेगेटिव प्लेट, या फिर ऐसा कर लीजिए नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है इतनी बात। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लीजिए इधर कुछ प्लस का प्लेट रखा गया, इधर कुछ माइनस का प्लेट रखा गया। जब ये नहीं लगाया गया था तब तो ये सीधे जा रहे थे कुछ इस तरह से, और जब ये लगा दिया गया प्लेटें, तो ये जो रेज थे उधर देखिए इधर की और डेविएट हो गए, किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और यहाँ से क्लियर हो जाता है 100% कि भाई कई सबूत मिल गए ना, कई सबूत मिल गए। एक तो नेगेटिव प्लेट से निकल रहा है, चलो नेगेटिव पार्टिकल होंगे ही होंगे, वहाँ से हमने थोड़ा डाउट रहा तो और भी एक्सपेरिमेंट कर लिए, पार्टिकल नेचर को पता करने के लिए पंखा लगा दिया इन्होंने, है ना, उसके लिए कास्ट शैडो कर रहा है वो देख लिया इन्होंने, पार्टिकल नेचर दिख गया अपने को। अब नेगेटिव ही है 100%, उसके लिए इन्होंने प्लेट लगा दी, और इधर से देखा माइनस वाला प्लस की तरफ जा रहा है, तो हमें पहले से ही पता है अगर ये कोई रे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ घूम रहा है, प्लेट की तरफ घूम रहा है, तो 100% वो माइनस का ही होगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। समझ रहे हो ना, चीज़ें समझ रहे हो। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास कुछ इस तरह की, और अब फाइनली हम उस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो पार्टिकल था जो पंखे को घुमा रहा था, ये जो पार्टिकल था जो शैडो को कास्ट कर रहा था, ये जो पार्टिकल था जो कैथोड से निकल रहे थे, ये जो पार्टिकल था जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसी पार्टिकल को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन का। बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, भाई यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, ठीक है। तो अच्छे से आपको इसका जो फिगर है वो बना लेना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, और ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, और जो छठा पॉइंट्स आपको लिखवाया वो भी ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, या फिर उस छठे पॉइंट को कोशिश कीजिए कि यहाँ पे रखें चौथे के जगह पे, उसके बाद इसको छठा बना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इफेक्ट पार्टिकल नेचर वाला ना एक साथ पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। दोनों पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते थे, छठा और ये वाला मैकेनिकल वाला, मैकेनिकल इफेक्ट वाला। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि, या फिर बहुत सारे कई ऐसे मैंने टीचर भी देखे जो सीधा कह देते हैं कि रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी कर दी 1911 में। बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड की डिस्कवरी नहीं है, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड ऐसा कहा जाता है, बट उनकी डिस्कवरी नहीं है। इसको डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टाइन ने। ई गोल्डस्टाइन ने, जो भी पढ़ते हो वो पढ़ लिए। ई का मतलब यहाँ पे यूगेन है, यूजेन, जो भी आप वो पढ़ लीजिएगा, EUGEN, ठीक है ना, फुल नाम है इसका। यूजेन गोल्डस्टाइन ने करा था। और यहाँ पे हमारे पास क्या सेटअप रहता है, अगेन बिल्कुल सेम सेटअप देखने को मिलता है। समझिएगा, यहाँ से अगेन आपके पास सेम सेटअप देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम चीज़ों को समझिए, बिल्कुल सेम सेटअप देखने को मिलता है, बिल्कुल यही। तो सर डिफरेंस क्या है, फिर हम दोनों को कैसे पता लगाएंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए था, जो जनरली अगर आपके माइंड में आया होगा तो मेरे हिसाब से आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वरना सिर्फ आप इतना ही समझते हैं जितना पेपर में लिख के आना है। देखिए, अगर यहाँ पे कैथोड की तरफ से रेज निकल रहे थे और यहाँ पे हमने होल करे तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाकर टकरा रहे थे, तो हमें पता चल गया कि इधर से कुछ ना कुछ रेज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा कि एनोड से एनोड रेज निकल रहे होंगे, और अगर मैं यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दूँ और इसमें होल कर दूँ तो मुझे सीधा जाकर दिखेगा कि भाई साहब एनोड रेज भी निकल रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका ये जो सवाल है वो बहुत ही सही है कि भाई साहब आपने तो बता दिया सर कि कैथोड से कैथोड रेज निकल रहे थे, लेकिन एनोड से एनोड रेज भी निकल रहे होंगे, तो इधर से माइनस वाला जा रहा होगा, इधर से प्लस वाला जा रहे होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल करके नो इफेक्ट दिखा रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपने बताया कि कैथोड का इफेक्ट देखने को मिला, तो क्या एनोड रेज नहीं थे वहाँ पे? और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? अब मेरी बात यहाँ पे समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से।
अब क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि भाई साहब प्रोटॉन है क्या, न्यूक्लियस है क्या, उसकी डिस्कवरी तो बाद में हुई इन सारी चीज़ों की। एक्चुअल में अभी मॉडर्न वाले के हिसाब से हमें पता है बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। तो आप बस इतनी सी बात बताइएगा मुझे कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे हैं, अगर हमने इसको एनर्जी दिया, हाई वोल्टेज दिया, तो यहाँ से पहले कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन? तो सीधा सा जवाब है इलेक्ट्रॉन भागेगा भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वो बाहर सबसे पहले वही है, सबसे पहले वही गर्म होगा। समझ में आ रही है बात? एक तरीके से एनर्जी मिलेगी, गर्म होने का मतलब उसको एनर्जी मिलेगी, तो एक्साइट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो सबसे पहले कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमने 10,000 वोल्ट दिया था वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर फेंक दिया, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी भी वही है। और यही रीज़न है कि यहाँ से एनोड रेस उतने अमाउंट में नहीं निकल पा रहे थे जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, और यहाँ से हमें कैथोड रेस के बारे में पता चल गया। अब बात आती है सर अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन, यस प्रोटॉन को देखना है, प्रोटॉन वाले मतलब एनोड रेज को देखना है, कैथोड रेज तो हमने देख लिया, एनोड रेज को देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन को भगाने के बाद हमें ये जो प्रोटॉन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उस प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 10,000 वोल्ट नहीं 20,000 वोल्ट या फिर 30,000 वोल्ट या फिर 40,000 वोल्ट सबसे ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक एटम में कुछ इसी तरह की अभी कॉम्पोजिशन हमें पता चली है। तो वहाँ पे जब उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे, और जब इन्होंने ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, वहीं से एनोड रेज बाहर आना शुरू हो गया। और ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अभी इधर दिख रही है आपको, इधर लगा दी उन्होंने, ये जो होल यहाँ पे दिख रहा है वो होल इसमें कर दिया, तो फटाफट एनोड रेज अब की बार इधर से यहाँ पे आने लग गए, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे एकदम मस्त चमकने लग गए, और यहाँ से एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। सेम वही वो पार्टिकल नेचर का निकला है ना, सेम वही पंखे को घुमा रहा था, सेम वही पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अब की बार ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सारे सेटअप बिल्कुल यही रखना है, सिर्फ उल्टा गेम कर देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ये वाला डायग्राम नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो वो तो इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। सब कुछ उल्टा कर देना है इसमें और कुछ नहीं। तो ऑल सेम सेटअप लाइक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। और जब दूसरा वाला प्रोटॉन के लिए करेंगे तो एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कर देंगे। और कहा इन दिस केस वोल्टेज वॉज वेरी वेरी हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपको प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। दूसरा एनोड रेज एमिटेड फ्रॉम एनोड एंड पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात है, उधर कैथोड रे से जो पार्टिकल नेचर के थे उसको इलेक्ट्रॉन कह दिया, नेगेटिवली चार्ज कह दिया, और जो एनोड रे से निकले वो पार्टिकल नेचर का उसको पॉजिटिव चार्ज था, उसको प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। अब बात आती है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लाइक अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कहीं ना कहीं देखो सफिशिएंट नॉलेज है, लेकिन न्यूट्रॉन से रिलेटेड इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है हमारे पास। मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे पास नहीं, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं है, वरना होता तो मैं ज़रूर आपको दे देता पढ़ के। चलिए फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेजे थॉमसन कह रहा हूँ, जेम्स चैडविक ने करा था, और ये 1932 की बात है, 1932 में, ठीक है, 1932 की। उसके लिए उन्होंने क्या किया फटाफट बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ही बॉम्बार्डेड ए थीन शीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का एक थीन शीट लिया इन्होंने, जो 4 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 4 पे, बेरिलियम एलिमेंट विथ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो बता देते हो, हीलियम के ऊपर +2 का चार्ज। देखिए हीलियम होता है, उसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको हमने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया, तो हीलियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +2। तो हीलियम +2 को ही बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। सुन लीजिएगा बहुत ही प्यार से, है ना, हीलियम +2 को ही अल्फा पार्टिकल्स ही कहा जाता है। एंड ऑब्जर्व्ड पेनिट्रेटिंग रेज विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। लो भैया, और उसी पार्टिकल्स को इन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। आइए इसको सेटअप पे देखते हैं क्या कहा जाता है। ये बेरिलियम की एक थीन शीट है, ये वाली, ठीक है ना, ये आपके पास बेरिलियम की थीन शीट है, ठीक है ना, बेरिलियम थीन शीट,
इस बेरिलियम थिन शीट से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम +2 पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवा दिया, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंका तो उन्होंने नोटिस किया कि ये जो जा रहे हैं वो सीधे सीधे निकल कर चले जाए, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर सीधे सीधे निकल कर जा रहे हैं। इवन व्हेन, जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को हमने यहाँ पे लगा रखा है ना, जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को लगा रखा है, तब भी ये जो पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब ना ऊपर हो रहे हैं ना नीचे हो रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि ना ये नेगेटिवली चार्ज है ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पार्टिकल्स के नेचर थे फिर से ये पंखे को घुमा रहे थे, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला ये पार्टिकल हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है और एटम में से ही निकल रहे हैं, एटम में से ही निकल रहे हैं, हीलियम +2 में से। इसका मतलब है 100% की, यस, इसका मतलब ये है कि 100%, देख लीजिएगा, हीलियम +2 इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, है ना। हीलियम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर निकाल दिया। क्यों लिया गया अल्फा पार्टिकल, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले हमने बाहर निकाल दिए, अब इलेक्ट्रॉन तो इसमें बचे नहीं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात। अब न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन बचा था और न्यूट्रॉन बचे थे। अब प्रोटॉन तो जब बाहर निकल रहा है छोड़ दो उसको, प्रोटॉन की कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन तो हमें पता ही है कि प्लस का चार्ज है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। बट एक्चुअल में क्योंकि बेरिलियम ना पॉजिटिव शो करता है, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं B+2 ऐसे कुछ शो करता है ये, तो इसको अभी खैर हटाते हैं, इसकी बात नहीं करते। लेकिन बेरिलियम की जब थिन शीट ली थी तो यहाँ से जो पार्टिकल्स निकले थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, तो वो उसको क्या कह दिया, न्यूट्रल पार्टिकल्स कह दिए। और उसी न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया बाय जेम्स चैडविक इन 1932। समझ में आ गई इतनी बात। इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।